कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी टाइम के साथ में किस रेट से चेंज हो रहा है, यह हम लोग डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिफरेंशिएशन है ये रेट मेजरिंग टूल है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज रेट मेजरिंग टूल। यहाँ पर रेट मेजरमेंट से मतलब है रेट मेजरमेंट का मतलब है टाइम रेट मेजरमेंट। टाइम रेट का मतलब कि कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ में किस तरह से वैरी कर रहा है ये हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ये कहें कि किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है ना। अगर एस जो है पार्टिकल का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक, तो ds बाई dt जो होगा ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब पोजीशन जो है वो टाइम के साथ में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो पोजीशन है उसका हमें कोई इक्वेशन दे दिया गया, एस दे दिया गया 4t³ प्लस 2t² माइनस 5, ये दे दिया गया इक्वेशन। तो जो ds बाई dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आप ध्यान रखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी भी कहा जाता है ना। ये वेलोसिटी कहा जा सकता है। तो वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो एस दिया गया, जो पोजीशन टाइम के साथ में दिया गया उसका रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यह आएगा 4 इंटू 3t² प्लस 2 इंटू t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस 5 का हो जाएगा 0। तो 12t² प्लस 4t ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल गया। अगर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उससे एक्सेलरेशन भी निकल सकता है ना। अगर हम निकालें dv बाई dt, या इसको हम लोग लिख सकते हैं जो v है, v को हमने कहा कि लिख सकते हैं ds बाई dt वेलोसिटी को, है ना। तो अब इसको अगर हमने v के जगह पर ds बाई dt रख देंगे और इसको फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे d2s बाई dt2, है ना। तो यानी ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, क्योंकि हमने ये क्या निकाला है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया है टाइम के साथ में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको कह सकते हैं, और ये एक्सेलरेशन भी कहलाता है ना, ये एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये कहा जा सकता है कि dv बाई dt कैलकुलेट करना हो तो जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकलेगा। वो आएगा 12 इंटू t² का डिफरेंशिएशन 2t कर देंगे इसको, प्लस 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन करना हो तो 4 कांस्टेंट है और t का 1, यानी 24t प्लस 4। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। dv बाई dt क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया।
मतलब कि टाइम के साथ में किस रेट से चेंज हो रहा है, और इसी को एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। ठीक, अब कोई ये भी पता कर सकता है, अगर इस एक्सेलरेशन को हम लोग कह देते हैं कि ये ए है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसको हम लोग डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना। तो डी ए बाई डी टी, और ये कितना है, ये है डी वी बाई डी टी, यानी कि डी वी बाई डी टी को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब एक बार और करेंगे तब जा करके डी ए बाई डी टी आएगा। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डी टू वी बाई डी टी टू। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये जो एक्सेलरेशन आया है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 24 t का 1 और 4 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, वैसे ही कोई ये कह सकता है कि किसी सर्किल का रेडियस चेंज हो रहा है तो उसका एरिया भी चेंज हो रहा होगा, है ना। एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू A is equal to pi into r square, where r is radius of circle। ठीक, तो अगर हमें ये पता करना हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ area of circle is equal to dA by dt is equal to pi into differentiation of r square by dt, है ना। इधर लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रखेंगे चूंकि हम लोग रेट मेजरमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी टी को डिफरेंशिएट करना हो तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि देखेंगे नीचे अलग वेरिएबल है और ऊपर अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल से डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब ये हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पाई ये डी आर स्क्वायर बाई डी आर का डिफरेंशिएशन जो होगा इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पता होगा, किसी इंस्टेंट पर रेडियस पता होगा, तो हम पता कर सकते हैं कि उस इंस्टेंट पर एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा, है ना। वेयर डी आर बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज अपने पास एक सर्किल है जिसका रेडियस है 10 मीटर, है ना, और ये इंक्रीज हो रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड के रेट से, यानी कि डी आर बाई डी टी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, है ना। हमें कैलकुलेट करना है डी ए बाई डी टी, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी से। तो 2 पाई आर का वैल्यू है 10
इंटू डी आर बाई डी टी है 0.1, यानी कि 2 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 पाई मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये चूँकि ये जो रेडियस है 10 मीटर है और जो चेंज है बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है हर सेकेंड में, तो एक सेकेंड में इसका जो थिकनेस है ना, ऐसे मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो इधर से 0.1 मीटर बढ़ गया। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एक सेकेंड में 0.1 मीटर रेडियस बढ़ता है, तो हर तरफ 0.1 मीटर से रेडियस बढ़ाएंगे तो इतना एरिया बढ़ेगा, है ना। इस एरिया का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ज्योमेट्री से कर सकते हैं। कैसे? इसका जो सरकमफेरेंस है वो होता है 2 पाई इंटू आर, है ना, और जो थिकनेस है, अगर इस सरकमफेरेंस को आप सीधा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा ऐसा, जिसका लेंथ होगा 2 पाई इंटू आर, और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक का 0.1 मीटर। तो अगर इस रेक्टेंगल जैसा शेप बन रहा है इसका, तो एरिया निकालना हो तो लेंथ 2 पाई इंटू 10 और विड्थ या थिकनेस 0.1 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2 पाई मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप देखेंगे कि एक सेकेंड में हमने ज्योमेट्री से भी निकाला तो इतना आ रहा है, और यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन से निकाला बिना ज्योमेट्री का यूज किए हुए तो भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो चूंकि सर्किल बहुत आसान है इसलिए हम लोग ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें भी यह चेंज निकालना हो तो डिफरेंशिएशन से निकाला जा सकता है, ज्योमेट्री से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मान लें कि कोई स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है या सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो उसका स्फीयर का जो एरिया होता है उसको हम लोग लिखते हैं A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका रेडियस है r और ये है गया एरिया। ठीक, और इसका जो एरिया होगा तो हम लोग इसका रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू dA बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई इंटू dr स्क्वायर बाई dt। यहाँ पर हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर डिफरेंट वेरिएबल है r है और नीचे डिफरेंट वेरिएबल t है ना। तो क्या करेंगे? चेन रूल से dr से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, तो यहाँ से ये आ जाएगा dA बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r इंटू dr बाई dt, है ना। तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है ये हो गया 8 पाई r इंटू dr बाई dt, जहाँ पर dr बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, वेयर dr बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर है। उसी तरह से अगर कहा जाए कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, है ना।
तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू जो आर क्यूब है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई, और चूंकि देखेंगे कि ऊपर डिफरेंट वेरिएबल नीचे डिफरेंट वेरिएबल, तो फिर से हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो dv बाई dt है इसका वैल्यू आ जाएगा 4/3 पाई, आर क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 3r² इंटू dr बाई dt, है ना। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4πr² इंटू dr बाई dt, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें कोई सॉलिड सिलेंडर दे दिया गया हो, तो सॉलिड सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया हम लोग लिख सकते हैं वो होता है सरफेस एरिया को लिखेंगे, देखें यहाँ पर सपोज ये सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का एक रेडियस होता है, लेते हैं कि इसका r है और हाइट इसका h है ना। तो जो सरफेस एरिया होगा उसको हम लोग लिखेंगे 2πrh, एक कर्व वाला हो गया, इनटू जो सर्कुलर सरफेस है फ्लैट सरफेस वो हो जाएगा 2πr², ठीक। सरफेस एरिया को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना हो, तो dA बाई dt निकालना होगा, यानी इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि 2πr और h दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। तो दोनों वेरिएबल हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट लेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से। फिर जो दूसरा टर्म है उसमें 2π कांस्टेंट है और r² को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2πr इंटू dh बाई dt प्लस 2πh इंटू dr बाई dt प्लस 2π, इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर डिफरेंट और नीचे डिफरेंट वेरिएबल है, तो dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये आया 2πr इंटू dh बाई dt प्लस 2π जो है इसमें आएगा h प्लस 2r, यहाँ पर dr² बाई dr, इसका वैल्यू आएगा 2r इंटू dr बाई dt। dr बाई dt इन दोनों में कॉमन है इसलिए ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 2π इंटू r dh बाई dt प्लस h प्लस 2r इंटू dr बाई dt, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जिसमें से dh बाई dt क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसी सॉलिड सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसको लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो जाता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो dV बाई dt इज इक्वल टू पाई, अब इनमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल है, तो पहले आर स्क्वायर को छोड़ेंगे, एच को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एच को छोड़ेंगे और फिर आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा dV बाई dt इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं कि ये डी आर स्क्वायर बाई डी टी है, तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2r डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये 2r डी आर बाई डी टी वहाँ से आया है और पाई h जो है वो पहले से ही है यहाँ पर पाई और h, और बाकी इसमें तो आसान है, आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस तरह से किसी भी जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही स्पेशल यूज़ होता है, उस यूज़ से हम लोग क्या करते हैं किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो सपोज यहाँ पर हमें कोई फंक्शन दिया गया y इज फंक्शन ऑफ x, है ना। अब इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, y और x एक्सिस प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ आया, क्योंकि हमें फंक्शन पता है नहीं, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ग्राफ देख करके तो हम बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है ना। आप देखेंगे कि जहाँ पर पीक आ रहा है ये बताएगा y का मैक्सिमम वैल्यू, है ना, और जिस x पर ये y का मैक्सिमम वैल्यू आता है, अगर मान लेते हैं ये x1 है ना, इस x1 को कहा जाता है मैक्सिमा, और इस x1 पर जो वैल्यू आता है उसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। जहाँ पर जो वैल्यू बन रहा है इस ग्राफ में, यहाँ पर जो y का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर y का मिनिमम वैल्यू आएगा, और जिस x के लिए y का वैल्यू मिनिमम आता है उसको मिनिमा कहा जाता है ना, इसको मिनिमा कहा जाता है। तो इस फिगर से एक चीज़ तो समझ में आता है कि y का जहाँ मैक्सिमम वैल्यू है और जहाँ मिनिमम वैल्यू है, दोनों जगह पर इस कर्व का जो स्लोप है वो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर जो टेंजेंट है वो बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल आएगा, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के कुछ फिक्स्ड प्रोसीजर होता है, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग अभी समझेंगे। तो स्टेप्स यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम and minimum values of a given function, है ना। तो उसका जो स्टेप है उसमें सबसे पहला स्टेप ये आता है कि स्लोप 0 करना है ना। स्टेप 1 है
कि स्लोप 0 होना चाहिए। इसका मतलब पहले स्लोप पता करेंगे, फाइंड dy बाई dx। उसके बाद स्टेप 2 होगा पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप 0 होता है। और स्लोप 0 होगा तो कहाँ कहाँ पर 0 होगा, हमें x1 और x2 के वैल्यूज पता करने होंगे। जहाँ पर स्लोप 0 होगा तो क्या करेंगे, dy बाई dx को 0 करेंगे एंड सोल्व फॉर x, यानी x के वैल्यू जो आएंगे x1 x2 वो हमें पता करने होंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम पता करेंगे फाइंड डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2। अब डबल डिफरेंशिएशन पता करने के बाद हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो इसमें हम लोग 2-3 पार्ट कर देते हैं। पहला पार्ट ये है कि इफ़, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेप 2 में जो x के वैल्यूज आए हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में, है ना। तो यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, पुट द वैल्यूज फाउंड इन स्टेप 2, put the values of x found in step 2 in डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि इफ डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव, that means greater than 0, then y is minimum at that x। अगर ऐसा हो कि जो डबल डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव आ जाए, d2y बाई dx2 इज लेस देन 0, देन y is maximum at that x। और c, if double differentiation is equal to 0, then y is neither maximum nor मिनिमम, है ना। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है C, वो रिप्रेजेंट करता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कर्व है फ्लैट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इधर कई सारे x के वैल्यूज आएंगे, है ना। ऐसे कई सारे x के वैल्यूज आएंगे जहाँ पर स्लोप 0 होगा, है ना। यहाँ पर स्लोप देते हैं, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए जो थर्ड स्टेप बताया गया कि अगर वहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो समझना है कि ना वहाँ पर मैक्सिमम है ना मिनिमम है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि y इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6, ये हमने इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो y दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ x दिया गया है, जो कि है 12x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6। तो पहला स्टेप जो बताया गया था कि हमें dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 12 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 0, है ना।
तो ये हुआ 36x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद कहा गया कि इसको 0 करना है। ठीक, तो इसको हमने 0 भी कर दिया। अब यहाँ से x के वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 4 अगर कॉमन ले लें, 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि दो सॉल्यूशन होंगे। एक तो आएगा x इज इक्वल टू 0 और एक आएगा x इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो जो हमने दो मिनिमा मैक्सिमा x1 x2 वहाँ पर पढ़ा था ग्राफ में, वैसे ही दो वैल्यूज यहाँ पर आए हैं। एक आया x इज इक्वल टू 0, एक आया x इज इक्वल टू 1/9। अब ये दो वैल्यूज आ गए, हमें चेक करना है कि इनमें से कहाँ पर मिनिमम है और कहाँ पर मैक्सिमम है। अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला कि यहाँ भी x इज इक्वल टू 0 पर भी स्लोप 0 होगा और x इज इक्वल टू 1/9 पर भी स्लोप 0 होगा, यानी इन दोनों में ही कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा होगा। लेकिन अब हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस पर मैक्सिमा है और किस पर मैक्सिमा है, किस पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए ये जो आया था अपना, है ना, एक बार डिफरेंशिएट करने से ये आया था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 36 इंटू एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x माइनस ये 4 है और x का हो जाएगा 1, यानी 72x माइनस 4। तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस डबल डिफरेंशिएशन में। जो फाइनल स्टेप, फोर्थ स्टेप कहा गया था, तो चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 72 इंटू 0। यहाँ पर x का जो वैल्यू है 0 रखेंगे, माइनस 4, तो ये देखेंगे कि निगेटिव आ गया, यानी लेस देन 0 आ गया। तो जब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ जाए तो वहाँ पर मैक्सिमा होता है, जैसा कि यहाँ हमें बताया गया था, है ना। ये डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो वहाँ पर मैक्सिमम आएगा। ठीक, तो इतना पता चल गया। सो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। अब y मैक्सिमम निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। जो y का इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे। तो रखते हैं y में, y का जो इक्वेशन है अपना ये है 12x³ माइनस 2x² प्लस 6। तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखने से ये आ जाएगा 6, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक, उसके बाद हम x का वैल्यू 1/9 रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1/9 डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx2 इज इक्वल टू 72x माइनस 4, ये था। तो x का वैल्यू 1/9 रखेंगे, 72, x का वैल्यू 1/9 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 यानी कि प्लस 4, ये पॉजिटिव आ गया। तो जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पर y मिनिमम होता है। सो y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/9, यानी x का वैल्यू 1/9 रखने पर y का वैल्यू मिनिमम आएगा। सो y मिनिमम इज इक्वल टू, जो अपना बेसिक इक्वेशन था y का, उसको देखते हैं क्या था। वो था 12x³ माइनस 2x² प्लस 6। तो इसको रखते हैं यहाँ पर, है ना। ये था 12x³ माइनस 2x²
प्लस 6, तो x का वैल्यू 1/9 रखते हैं, तो 12 इंटू 1/9 का होल क्यूब माइनस 2 1/9 का होल स्क्वायर प्लस 6, है ना। तो ये आ जाएगा 12/81 माइनस 2 ये और भी छोटा टर्म आएगा 2/81 प्लस 6, है ना। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 81 इंटू 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये होगा 12 माइनस यहाँ पर आएगा 18 प्लस 6 इंटू 81 इंटू 9, ये वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू निकाल कर हम देख सकते हैं कि जो y का वैल्यू है वो मिनिमम आएगा।